हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। कल आपने पढ़ा था साइकोलॉजी के बारे में। आज की वीडियो में हम पहले कल की वीडियो का थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में सीखेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था जो हमारा पीओटी होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो साथ ही साथ कुछ आपके जो पीओटी हैं इनके 3-4 नाम और है। कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि पीओटी के नाम और कौन कौन से है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है टीएम, यानी कि ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पेपर में दे देगा आपको कि टीएम क्या पीओटी है या नहीं है, तो आपसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपको दिख रही है चीज की जो टीचिंग टेक्निक है ये किसका नाम है, तो भी आपका पीओटी का ही नाम है, दूसरा नाम है। और तीसरे नंबर पे आपके क्या मेंशन है? MOI, इसका मतलब है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि जो आपका MOI है क्या ये पीओटी है या नहीं है। और फिर चौथा नाम क्या हमने पढ़ा था? टीचिंग इन पेडागोजी। तो ये भी किसके नाम है? ये भी आपके पीओटी के ही नाम है। पेपर में आपसे कभी भी कुछ भी पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो चलो आगे देखते हैं इसके और भी क्या क्या नाम है। हमने कल के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने और देखा था कि जो आपके एजुकेशनल होते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो हमने देखा था कि जो स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। हाँ, पर एक चीज आपको ये मेंशन करना है, जो चेंज इन बिहेवियर है अगर आपके इन्वायरमेंट से, आपके कल्चर से चेंज हो रहा है आपका बिहेवियर, तो आपका जनरल साइकोलॉजी है। पर अगर आपका ये जो आपका जो बिहेवियर चेंज हो रहा है अगर एजुकेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, एजुकेशन की वजह से हो रहा, तो आपका किस में आएगा? एजुकेशनल साइकोलॉजी में। कल की क्लास में हमने देखा था कि साइकोलॉजी कितने टाइप के हुआ, तो इसके 2 टाइप थे। पहला आपका जनरल साइकोलॉजी और दूसरा आपका था एजुकेशनल साइकोलॉजी। पर जो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी है। क्लियर है? कल हमने ये देखा था जो हमारा साइकोलॉजी है ये किस वर्ड से मिलकर बना है। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हमारा साइकी, जिसका मतलब था आपका सोल, या फिर हम इसको बोलते हैं माइंड भी बोलते हैं कभी कभी। और दूसरा आपका है लोगस, इसका मतलब होता है या तो स्टडी करना या नॉलेज या फिर साइंस। इसके 3 अलग अलग नाम हो सकते हैं। आज जो आपके सामने ये 2 शब्द है, ये कौन से शब्द है? ये ग्रीक वर्ड है। कैसे वर्ड है आपके? ग्रीक वर्ड है। जब हम लोगों ने दोनों को जब ऐड किया तो हमें क्या मिला? साइकोलॉजी। साइकी मतलब हो गया आपका सोल और लोगस मतलब हो गया टू स्टडी। क्लियर है? फिर साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो हमारे जनरल साइकोलॉजी है इसका डेफिनेशन क्या है। तो साइंस ऑफ माइंड को भी हम जनरल साइकोलॉजी कहते हैं, साइंस ऑफ सोल को भी कहते हैं, साइंस ऑफ बिहेवियर को भी, और लास्ट में आपका क्या है? द पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये भी आपका किसका डेफिनेशन है? ये भी आपका जनरल साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी का डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था कल की क्लास में? हमने ये भी देखा था कि मानव के आचरण और व्यवहार को भी हम साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो ये मानव का भी जो बिहेवियर है, ठीक है, उसका बिहेवियर आपके इन्वायरमेंट से कैसा संबंधित है, यानी कि पर्यावरण के संबंध में जो मानव का व्यवहार है उसके साइंस को हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। ये सब कुछ हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं? इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं। और साथ ही साथ हमने ये देखा था जो हमारे स्टडी बिहेवियर है आपके आपके इन्वायरमेंट या आपके यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ आपका सर्कमस्टेंस, यानी कि जो आसपास की जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग जो आपके बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है। ठीक है, हम उसे बोलते हैं जनरल साइकोलॉजी। आसपास के आपके कल्चर हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट हो सकता है, आप इमोशनल हो सकते हो। ठीक है, इनके वजह से जो आपके बिहेवियर में चेंज हो रहा है उसके स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? जनरल साइकोलॉजी। यहाँ पे देखो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिक या फिर कंडीशन, इसके वजह से आपके बिहेवियर में जो चेंज आ रहा उसका स्टडी करना हमारा किस में आता है? जनरल साइकोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि स्टडी हम जनरल साइकोलॉजी का स्टडी कौन कौन से मेथड से करते हैं। पहला आपका था डेवलपमेंट प्रोसेस, दूसरा था आपका इंट्रोस्पेक्शन जिसका दूसरा नाम आपका सेल्फ स्टडी, तीसरे नंबर पे था आपका ऑब्जर्वेशन, और फिर था आपका केस स्टडी, और पांचवा आपका था एक्सपेरिमेंट स्टडी। आपको ये भी बताया गया था पिछले लेक्चर में कि ये आपका जो है इंट्रोस्पेक्शन और आपका ऑब्जर्वेशन ये आपके मेन है आपके। ठीक है, ये 2 मेन फैक्टर है जो स्टडी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ तक हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था हमने कि जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके टर्म्स आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलो इसके साथ ही हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारा है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जैसे आपको नाम से पता है
जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, एक आपका हो गया एजुकेशन और दूसरा आपका क्या है, साइकोलॉजी। जब हमने एजुकेशन को साइकोलॉजी के साथ जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशन का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर। क्या, चेंज इन बिहेवियर। ये स्टडी के बारे में नहीं कह रहा, चेंज इन बिहेवियर। हाँ, और यहाँ पर जो बिहेवियर आपका चेंज हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, एजुकेशन की वजह से। किसके वजह से हो रहा है, आपका एजुकेशन की वजह से। अब दूसरा देखते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टडी ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे आपका बिहेवियर तो चेंज हो रहा, पर यहाँ पे आप स्टडी नहीं कर रहे हो, आपका बिहेवियर यहाँ पे चेंज हो रहा है। किसके वजह से हो रहा, एजुकेशन की वजह से। पर अगर हम पिछले लेक्चर में देखें तो हमने क्या पढ़ा था, जनरल साइकोलॉजी। वहां पे भी आपका बिहेवियर चेंज हो रहा था, पर किसके वजह से, आपके इन्वायरमेंट की वजह से या फिर आपके कल्चर की वजह से। पर यहाँ पे किसकी वजह से चेंज हो रहा, आपके एजुकेशन की वजह से। और यहाँ पे दूसरा क्या है, साइकोलॉजी, यानी कि आपके बिहेवियर का स्टडी करना साइकोलॉजी कहलाता है। जब हमने दोनों को ऐड किया, ठीक है, जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला, एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर प्लस चेंज इन बिहेवियर इन एजुकेशनल कंडीशन कॉल्ड एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर प्लस चेंज इन बिहेवियर को जब हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। पर यहाँ पे आपका बिहेवियर जो चेंज हो रहा है किसके वजह से हो रहा, एजुकेशनल की वजह से। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके ये है, अगले टॉपिक हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है, कोई बताएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या कहते हैं, कोई भी? प्रेम सर, हेलो प्रेम सर। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू एजुकेशन, यानी कि जो एक इंसान होता है तो एजुकेशन की वजह से को उस इंसान के अंदर उसके बिहेवियर में कितना चेंज आता है, क्या चेंजेस आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। दूसरा होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी एम एट इम्प्रूविंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस बाय डेवलपिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो एज ए टीचर आप क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपने टीचिंग में, और टीचिंग के मेथड में जब आप दूसरों की साइकोलॉजी को समझोगे, जब आप सामने वाले की साइकोलॉजी को समझोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आप कैसे बेटर तरीके से उसको एजुकेट कर सकते हो। तो ओवरऑल ये जो चीज होगी ये क्या करेगी, आपको डेवलप करेगी, और ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको लर्निंग में हेल्प करेगी। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है, इंप्रूविंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी कि एक तरफ इससे आपकी टीचिंग इंप्रूव होगी और दूसरी तरफ आपकी इससे लर्निंग प्रोसेस को आप इसको बेटर बना सकते हो, यानी आप लर्निंग को भी बेटर बना सकते हो। उसके बाद है इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन आर टू फैक्टर्स इसेंशियल फॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंट्रोस्पेक्शन। कल हमने बात करी थी इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में। दोबारा से बात करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि हम अपने आप के बारे में सेल्फ स्टडी करते हैं, हम अपने आप के बारे में अवलोकन करते हैं कि हम कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, हम कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो। आपके सामने कोई बंदा, आपके सामने कोई व्यक्ति किस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो उसके पीछे क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। जब आप उसको समझोगे, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करोगे, तो वो आपका आ जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत। बहुत बढ़िया प्रेम सर, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बताया पहले आपका यही चीज है कि आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, आपका बिहेवियर क्या है, किसके रिलेशन में, यहाँ पे देखो मेंशन किया है, रिलेशन टू एजुकेशन, यानी कि जो आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है अगर उसका रिलेशन आपके एजुकेशन से है तो किसमें आएगा, आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी में। क्लियर है। पर यहाँ पे दूसरा ध्यान से देखो, जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसका एम क्या है, एम क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य है कि आपके डेवलप के द्वारा आपका जो टीचिंग प्रोसेस है, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है, इसको क्या करना है, इंप्रूव करना है। क्या इसका एम है,
आप डेवलप के द्वारा आप डेवलप करके क्या कर सकते हो, आपका जो टीचिंग है और आपके लर्निंग प्रोसेस इसको क्या करना है, आपको इंप्रूव करना है, ठीक है। तो जैसे भी पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपके कि जो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी है, हम इसको जो स्टडी करते हैं तो इसके बहुत से ऐसे तो बहुत से मेथड होते हैं, पर जो आपके दो मेथड आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला आपका इंट्रोस्पेक्शन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, इसके मेन पार्ट है दो, ठीक है। तो पेपर में आपसे बहुत बार ये पूछा जाता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखते हैं, थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो प्रेम से थोड़ा सा बताओगे हिस्ट्री के बारे में, क्या चीज है ये? साइकोलॉजी जो है वो बहुत पुरानी शाखा है, और पुराने टाइम में भी जब जैसे अरस्तु वगैरह थे तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि साइकोलॉजी क्या होती है। तो अरस्तु के समय मनोविज्ञान को स्वतंत्र रूप से मान्यता मिलने का उल्लेख रायबर्न अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में किया। तो यानी कि जिस समय वो समय था, जिस समय अरस्तु का टाइम था, अरस्तु एक महान साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, तो उस समय में एक बुक छपी थी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो उस पुस्तक में जो रायबर्न नाम के जो बंदे, जो रायबर्न थे जिन्होंने पुस्तक लिखी थी, तो उन्होंने बताया था। और इसके अलावा मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोइकले ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। तो रुडोल्फ गोइकले ने एक पुस्तक जो कि साइकोलॉजिया के नाम से प्रकाशित की 1590 में, उसमें साइकोलॉजी के बारे में सबसे पहले वर्णन किया गया कि मनोविज्ञान क्या होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसे प्रेम सर ने बताया कि जो आपका जो जब जिस टाइम था, अरिस्टो का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे जो आपके जो साइकोलॉजी थे बिल्कुल एक तरह से इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, रायबर्न जो थे, ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक इसमें किया था, उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में एक पुस्तक में इसके बारे में उन्होंने लिखा, ठीक है। और साथ ही साथ साइकोलॉजी जो शब्द है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो ये किया था आपके रुडोल्फ माइकल ने किया था। किस पुस्तक में किया था, तो उन्होंने एक पुस्तक का नाम क्या दिया था, साइकोलॉजिया। क्या नाम दिया था उनको, साइकोलॉजिया। कब किया था उन्होंने, 1990 में किया था। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले किसने किया था, रुडोल्फ गोइकले ने किया था। किस पुस्तक में किया था, तो साइकोलॉजी में किया था। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में क्या है इसका, जो आपके 16वीं सेंचुरी थी आपकी, ठीक है। तो उस टाइम में आपके अरस्तु ने अलग अलग आपके प्रयास किए, और प्रयास करने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आपका साइकोलॉजी में नहीं था, ये आपका किसमें था, फिलोसफी में था। किसमें था आपका, फिलोसफी में था। तो उन्होंने अपने प्रयास के थ्रू फिलोसफी से साइकोलॉजी को उन्होंने अलग किया, ठीक है। तो इसलिए हम किसको, अरस्तु को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। हाँ, पर आपसे अगर ये पूछा जाए कि मॉडर्न ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो आपके अलग साइंटिस्ट है। पर यहाँ पे अगर नॉर्मल जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हुआ था, तो उस टाइम पे फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे, अरस्तु थे। पर आपसे अगर यहाँ से ये मेंशन किया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो आपके साइंटिस्ट तो अलग है, ठीक है। तो लास्ट में हम देखेंगे कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन थे। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब हिस्ट्री के बारे में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जब आपका साइकोलॉजी का डिफिनेशन आया था, ठीक है, तो जब सबसे पहले आपका, हाँ, तो उस टाइम पे आया था आपका, तो सबसे पहले किस नाम से आया था, आपका जो साइकोलॉजी है उसका डिफिनेशन वहां से ये बना था कि साइंस ऑफ सोल, यानी कि आत्मा के विज्ञान को हम साइकोलॉजी कहते हैं। फिर कुछ टाइम आपका अलग हो गया, और अगले टाइम में ये बताया गया कि आपका साइंस ऑफ सोल जो है ये आपका साइकोलॉजी नहीं है, ये क्या है, साइंस ऑफ माइंड है। फिर कुछ साइंटिस्ट ने इसका भी विरोध किया, कह रहे ये चीज नहीं है। फिर और साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने कहा ये चीज गलत है, फिर आगे बढ़ गया। फिर उन्होंने क्या कहा कि चेतना को, विज्ञान को, यानी कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। पर कुछ साइंटिस्ट और आगे कह रहे भाई ये भी गलत है, सब कुछ आपका गलत है, हम तो मानेंगे साइंस ऑफ बिहेवियर को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो उन्होंने अलग अलग टाइम पे बताई ये चीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब साइंस ऑफ सोल डेफिनेशन किसका था, साइकोलॉजी का, यानी कि जब साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या कहा गया था आपका, साइंस ऑफ सोल को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये कब कहा गया था, ये 500 से लेके आपके 16वीं सेंचुरी तक, ठीक है, 16 सेंचुरी तक कहा गया कि जो साइकोलॉजी है उसका डेफिनेशन क्या आपका, साइंस ऑफ सोल। पर कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये आपका गलत है। क्यों, उन्होंने ये कहा जब आपके 16वीं सेंचुरी जब चल रही थी, तो उस टाइम पर आपको ये कहा गया कि जो आपका जो मनुष्य, जो ह्यूमन है, उसका बिहेवियर और उसका वर्क, इस पे पूरा कंट्रोल कौन करता है,
आत्मा करती है। पर आत्मा को ना तो हम देख सकते हैं, ना उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट ने गलत चीज बताई कि ये चीज गलत है, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, आगे आपका 17 से लेकर 18 सेंचुरी यानी कि 70 से लेकर 80 सेंचुरी तो क्या कहा गया, साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या दिया गया था, फिर साइकोलॉजी का डेफिनेशन आपका दिया गया था साइंस ऑफ माइंड, ठीक है। तो इसमें आपका ये कहा गया था जो मानव का जो बिहेवियर है और जो उसका वर्क है उस पर कंट्रोल किसका होता है, माइंड का होता है। किसका होता है, आपके दिमाग का होता है। पर कुछ साइंटिस्ट और आ गए, ये कह रहे हैं कि हम माइंड को ना तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं, तो भाई ये चीज तो गलत है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आपका 19वीं सेंचुरी में, किसमें, 19वीं सेंचुरी में आपके साइकोलॉजी का डेफिनेशन कुछ अलग हो गया। वहां पे कहा गया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना के विज्ञान को हम साइकोलॉजी कहते हैं। पर यहाँ पे भी सही नहीं हुआ, क्योंकि हम चेतना को ना तो मेजर कर सकते हैं, ना तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना एक तरह से हम इसको बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस डेफिनेशन को भी कहीं ना कहीं गलत मान दिया गया। फिर लास्ट में कब, आपके आपके 20वीं सेंचुरी में क्या कहा गया कि जो आपकी साइकोलॉजी है ये क्या है, आपका साइंस ऑफ बिहेवियर। क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि ह्यूमन की बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन बहुत बेस्ट माना गया। इसको इसलिए बेस्ट माना गया, हम बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इसको एक तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपके बिहेवियर में क्या चेंज आया, क्या चेंज नहीं हुआ, तो ठीक है। तो जो आपका साइंस ऑफ बिहेवियर है ये आपके 20वीं सेंचुरी से लेकर अभी तक प्रेजेंट है ये। तो आज के टाइम पे हम साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या जानते हैं, स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर या फिर साइंस ऑफ बिहेवियर। क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ पे भी बहुत सी चीजें अभी हमने पीछे देखा। सबसे पहले क्या हुआ था, साइंस ऑफ सोल था, फिर था आपका साइंस ऑफ माइंड, फिर क्या था आपका साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और लास्ट में क्या था आपका साइंस ऑफ बिहेवियर। तो आपके कौन आ गए, वुडवर्थ आ गए। इन्होंने एक डेफिनेशन बना दिया इस पे। इन्होंने क्या किया, एक डेफिनेशन बना दिया। और इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले जो हमारे डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो हमारा आगे बढ़ने का प्रोसेस है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसका त्याग किया, क्या चीज छोड़ा हमने सबसे पहले छोड़ा आत्मा के त्याग किया, यानी कि साइंस ऑफ सोल का हमने त्याग किया। कब किया था, 16th सेंचुरी में, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा क्या था, साइंस ऑफ माइंड, यानी कि हमने किसको छोड़ा, मन और मस्तिष्क को हमने ड्रॉप कर दिया। फिर हमने क्या किया, चेतना को छोड़ा, यानी कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को हमने ड्रॉप कर दिया। और लास्ट में कब, आपके 20वीं सेंचुरी, आपकी 20वीं शताब्दी से हम अंत में क्या किया, हमने साइंस ऑफ बिहेवियर को हम एक तरह से यूज कर रहे हैं। हमने कहा साइंस ऑफ बिहेवियर ही हमारा साइकोलॉजी है। क्लियर है। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि ये डेफिनेशन किसने दिया था, ठीक, किसने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब क्या है कि आपके जो ये स्किनर साहब है, क्रो एंड क्रो है, तो उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिया। इन्होंने जनरल साइकोलॉजी का डेफिनेशन उन्होंने अलग दिया और आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी का डेफिनेशन उन्होंने अलग दिया, ठीक है। तो जनरल साइकोलॉजी में इन्होंने ये कहा कि जो आपका जनरल साइकोलॉजी है, हाँ, इन्होंने ये कहा जो आपका जनरल साइकोलॉजी है, क्या है, साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्सपीरियंस इन द बिहेवियर। इन्होंने ये कहा कि जो मानव का जो बिहेवियर है, ठीक है, क्या है, मानव का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो साइंस ऑफ एक्सपीरियंस है। क्या है, साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि साइकोलॉजी एक्सपीरियंस और आपके बिहेवियर का साइंस है। क्या है, जो साइकोलॉजी का जो बिहेवियर है, ठीक है, साइकोलॉजी का जो बिहेवियर और एक्सपीरियंस का विज्ञान है साइकोलॉजी। क्लियर है, यानी कि साइकोलॉजी व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसने कहा, स्किनर ने कहा। पर अगर एजुकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशन में इन्होंने डेफिनेशन थोड़ा सा अलग दे दिया। इन्होंने ये कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज द रिलेटेड टू स्टडी एंड माइंड। यानी इन्होंने ये कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो किससे रिलेटेड है, वो आपके स्टडी एंड लर्निंग से है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है, हम इसको डेवलप प्रोसेस द्वारा हम अपने टीचिंग को, हम अपने लर्निंग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब क्रो एंड क्रो के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके जो क्रो एंड क्रो थे उन्होंने जनरल साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या दिया उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया। ठीक है, तो जनरल साइकोलॉजी के बारे में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यहाँ पे फोकस करो आप, ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि
मानव के व्यवहार और उनके संबंधों का अध्ययन करना ही हमारा जनरल साइकोलॉजी कराता है। क्या कहलाता है? ह्यूमन बिहेवियर और उनके जो रिलेशनशिप है उनका स्टडी करना ही हमारा जनरल साइकोलॉजी कहलाता है। फिर बाद में उन्होंने क्या कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी में कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स द एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस इन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। यानी कि उन्होंने ये कहा कि हम देखो हर बच्चे का एक जन्म होता है, फिर उसका प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक तरह से बुढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति क्या है अपने जन्म से लेकर क्या अपने जन्म से लेकर एक अपने बुढ़े अवस्था तक, बिल्कुल एक वृद्ध अवस्था तक, ठीक है, सीखने के लिए क्या सीखने के जो आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस का एक्सप्लेन करना एंड डिस्क्राइब करता है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये आपके जन्म से लेकर आपके वृद्ध अवस्था तक क्या आपके जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसका एक्सप्लेन करना और डिस्क्राइब करना ही आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है। क्यों? आप जन्म लेते हो, आप बुढ़े हो जाते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। क्या करते हो? आप सीखते रहते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो एक तरह से क्या करते हो? आप उसको एक्सप्लेन करते हो और डिस्क्राइब करते हो। इसको ही हम क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? स्किनर के बारे में हमने पढ़ लिया, क्रो के बारे में पढ़ लिया, पर कभी कभी आपसे पेपर में किसके बारे में पूछता है? स्टीफन के बारे में पूछता है, और कभी कभी आपके पील के बारे में पूछ लेता है कि इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी का डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया। ठीक है, तो चलो देखते हैं इन्होंने क्या दिया। तो हमने स्किनर के बारे में पढ़ लिया। स्किनर ने क्या कहा कि जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये किससे रिलेटेड है? आपके ये आपके टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड है। और ये हमारे जो टीचिंग प्रोसेस है चाहे लर्निंग प्रोसेस है इसको हमने डेवलप के माध्यम से हम अपने टीचिंग को और लर्निंग को क्या कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर क्रो ने क्या कहा कि हर व्यक्ति जन्म से लेकर बुढ़े अवस्था तक कुछ ना कुछ सीखता है, उसका एक्सप्लेन करना चाहे उसका डिस्क्राइब करना ही हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पील ने क्या कहा। इसने ये कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द एजुकेशन। इन्होंने ये कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? ये शिक्षा का विज्ञान है। क्या है? इन्होंने ये कहा एजुकेशन ऑफ साइंस। इन्होंने ये बताया कि जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये आपके शिक्षा का विज्ञान है, यानी कि साइंस ऑफ एजुकेशन। अब हम बात करते हैं स्टीफन के बारे में। स्टीफन ने क्या कहा? तो स्टीफन ने क्या कहा? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। यानी कि इन्होंने ये कहा जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये क्या है? आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल डेवलपमेंट का एक सिस्टमेटिक वे है। क्या? इन्होंने ये कहा कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी ये आपका जो आप स्टडी कर रहे हो, आप जो स्टडी कर रहे हो, आप जो डेवलप कर रहे हो, जो आप ग्रोथ कर रहे हो, इसका क्या एक सिस्टमेटिक तरीका है कि आप कैसे ग्रोथ करोगे, आप कैसे डेवलपमेंट करोगे। तो एक सीक्वेंस है आपका। क्या है? एक सीक्वेंस है, एक आपका सिस्टमेटिक वे है। यानी कि आपका जो जनरल एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये आपके एजुकेशनल ग्रोथ का, यहाँ पे देखो आप, एजुकेशनल ग्रोथ का या डेवलपमेंट का क्या ये आपका सिस्टमेटिक वे, एक तरीका है कि आप अपनी एजुकेशन को ग्रोथ करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, तो इसका एक सिस्टमेटिक वे यानी कि एक सीक्वेंस तरीका है कि आप एक तरीका है कि आपको ये करना। सबसे पहले आपको जैसे आप लेसन प्लान देते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप प्रिपरेशन करते हो, फिर आप प्रेजेंटेशन देते हो, फिर आप एप्लीकेशन करते हो, फिर लास्ट में आप उसका इवोल्यूशन करते हो। यानी कि आपने एक सीक्वेंस बना लिया है। तो इनका स्टीफन का कहना यही है कि टीचिंग के लिए जो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहते हैं उसका एक सिस्टमेटिक एक तरीका है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। क्लियर यहां तक? किसी को दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। अगला आपका बहुत प्यारा चीज है ये, इसमें आपका ये बताया गया। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया? जो हमारे सीखने के सिद्धांत है, ठीक है, जो हमारे लर्निंग के जो सिद्धांत, लर्निंग के जो हमारे नियम है, किसने दिया? तो सबसे पहले किसने दिया? आपका ईएल थॉर्नोइक ने दिया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दो नियम दिए, एक का नाम इन्होंने दिया प्राइमरी नियम और दूसरा का नाम इन्होंने दिया सेकेंडरी नियम। ठीक है, सेकेंडरी नियम को हम एक तरह से सहायक नियम भी बोलते हैं। प्राइमरी नियम में इन्होंने कितने नियम दिया? इन्होंने दिए 3 नियम दिए। यहाँ पे कितने दिए? 3 दिए। और सेकेंडरी नियम में इन्होंने कितने दिए? 5 नियम दिया। पहला इन्होंने नियम कौन सा दिया? लॉ ऑफ
रेडिनेंस यानी कि तत्परता का नियम, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, तैयारी का नियम। ये इनका प्राइमरी नियम है। और दूसरा इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या फ्रीक्वेंसी का नियम, यानी कि आवृत्ति का नियम या फिर एक तरह से अनुभव का नियम। और तीसरा क्या आपका, इफेक्ट का नियम। ठीक है, तो अगर हम कभी कभी पेपर में आपसे ये पूछ लेता है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी का नियम है इसके 2-3 नाम और है, तो क्या है, तो हम इसको डिसयूज और यूज के नाम से जानते हैं, यूज एंड डिसयूज। और फिर इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूनेस के भी नाम से हम इसको जानते हैं। अगर हम बात करें इफेक्ट के बारे में, तो इसके 2-3 नाम और है, सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, हम इसको लाइक डिसलाइक के नियम से जानते हैं, हम इसको प्लेजर और सैडनेस के नियम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारे कौन सा नियम है, हमारा इफेक्ट का नियम है। इसके अलावा बात करें थॉर्डोइक ने, तो एक थ्योरी भी दिया था इन्होंने, कौन सा दिया था, ट्रायल और एरर थ्योरी दिया था इन्होंने, ये तो इनका नियम है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ थ्योरी, कुछ सिद्धांत दिए थे, तो आपका कौन सा है, तो आपका ट्रायल और एरर थ्योरी है। क्लियर है। रेडिनेंस में क्या होता है आपका, इसमें आपका ये होता है कि आपको तैयारी करना है, यानी इसको हम बोलते हैं तैयारी का नियम या तत्परता का नियम, कि बच्चे को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। अगर बच्चे का मन होगा सीखने का तो सीखेगा, यानी उसका विलिंग, अगर वो सीखने का उसका मन होगा तो सीखेगा, अगर सीखने का उसका मन नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लो, बंदा सीख नहीं सकता। तो आप एक तरह से रेडिनेंस करते हो, एक तरह से तैयारी करते हो कि आप बच्चे को कैसे सिखाओगे। तो हम यहाँ भी यूज करते हैं, प्रिपरेशन में इसको यूज करते हैं। अब हम बात करें फ्रीक्वेंसी का नियम, इसके 2 नाम और है, यूज एंड डिसयूज। यानी जो आपके लिए यूज है आप उसका बार बार रिपीट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, पर जो आपके लिए डिसयूज है, जो आपके लिए प्रयोग में नहीं, आप उसको क्या करते हो, ड्रॉप कर देते हो। तो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी किस नियम से जानते हैं, यूज एंड डिसयूज के नियम से जानते हैं। जो चीज आपके लिए यूजफुल है आप उसको यूज करते हो, जो चीज आपके लिए यूजफुल नहीं है आप उसको एक तरह से ड्रॉप कर देते हो। ठीक है, तो हम ये यूज, अगर नियम के बारे में बात करें तो हम इसको यूज करते हैं कहाँ पे, एप्लीकेशन में यूज करते हैं। क्लियर है। इफेक्ट का नियम क्या कहता है कि जो चीज आपको अच्छा लगता है, यानी कि इसका 2-3 नाम क्या है, मैंने आपको बताया, प्लेजर और सैडनेस, लाइक डिसलाइक, सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन। यानी जो चीज करने में आपको प्लेजर महसूस होता है, खुशी होता है, आप उस चीज को करते हो। जो चीज करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो आपको दर्द देता है, आप वो चीज सीखना नहीं चाहते हो, तो ये आपका इफेक्ट का नियम। हम इसको यूज कहाँ करते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं टेस्ट में। कहाँ पे करते हैं, टेस्ट या फिर इवोल्यूशन में। क्लियर है। ये हमारा हो गया प्रिपरेशन, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन, तो ये हो गया हमारा टेस्ट। ये इनके प्राइमरी नियम थे। और सेकेंडरी नियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी नियम क्या आपका, सेकेंडरी नियम आपका है, पहला यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है, पहला आपका है कि लॉ ऑफ डिस्पोजिशन या फिर आपका मेंटेलिटी। ठीक है, तो इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में इसका नाम आता है मनोवृत्ति का नियम, या फिर बोलते हैं इसको अभिवृत्ति का नियम। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं, एक मिनट, हाँ हम इसको बोलते हैं मनोवृत्ति का नियम, या फिर हम बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं मनोवृत्ति, या फिर बोलते हैं इसको अभिवृत्ति का नियम। ये कौन सा नियम है, ये सेकेंडरी नियम है इसका, या फिर हम इसको बोलते हैं सहायक नियम। और दूसरा यहाँ पे क्या आपका लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कि बहु अनुक्रिया का नियम, जिसमें हम एक से अधिक रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर है। तीसरे नंबर पे क्या आपका, तीसरे नंबर पे है आपका पार्टिकल, यानी कि लॉ ऑफ पार्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आंशिक क्रिया का नियम। क्या बोलते हैं हम इसको, आंशिक क्रिया का नियम। और चौथे नंबर पे क्या आपका, चौथे नंबर पे है आपका लॉ ऑफ एनालॉजी। ठीक है, लॉ ऑफ एनालॉजी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आंशिक, हम नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं अनुरूपता का नियम या फिर समानता का नियम। इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम क्या आपका एसिमिलेशन का नियम। क्या बोलते हैं इसको, एसिमिलेशन का नियम। यानी कि अगर हम देखा जाए तो इसके 2-3 नाम और है। 2-3 नाम क्या है, इसको आत्मसाज का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आत्मसाज का, आत्मीकरण का नियम भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या है, इससे तो आपको पता ही होगा, हम इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम, या फिर सहचारी का नियम भी बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव का नियम, या फिर हमसे बोलते हैं एसोसिएशन का नियम। हम इसको कहाँ यूज करते हैं, हम इसको करते हैं प्रेजेंटेशन में। कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंटेशन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक चीजों को दूसरी चीज से रिलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
क्लियर है? तो चलो एक एक करके देख लेते हैं कि डी पोजीशन में क्या होता है आपका, मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या होता है, पार्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है, और एनालॉगी में क्या होता है, और आपका एसोसिएटिव में क्या होता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं इसके बारे में। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देखा अभी कि जो इसके जो सेकेंडरी नियम है, इसके कौन कौन से आपका, एक आपका डिपोजिशन का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्स, पार्टिकल एक्टिविटी और एनालॉगी, फिर पांचवा इसका क्या नाम है, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, तो पहला नियम आपका जो है आपका मनोवृत्ति का नियम। इसमें क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है आपका, हाँ इसमें आपको यहाँ पे ध्यान से देखो क्या मेंशन है इसमें, यहाँ पे आप ध्यान से चीजों को देखो। हाँ तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि जिस कार्य के प्रति हमारी अरे मैंने अभिवृत्ति, ठीक है, जिस कार्य के प्रति, हाँ मैंने कर रखा है यार, इनको ये कर ही नहीं रहे निमित। हाँ तो यहाँ पे ठीक है आपको सर, क्या है, यहाँ पे आपका मनोवृत्ति का चेंज नियम, कर या दिया फिर सर, हम चेंज इसको कर बोलते दिया। क्या कहते हैं इसको, हम इसको कहते हैं, हाँ हम इसको कहते हैं मनोवृत्ति का नियम। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आपकी मेंटलिटी, जो आपका मन करेगा, यानी कि जिस कार्य के प्रति आपकी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति करेगी, आप उसको उसी रेशियो में आप उससे सीखोगे। ठीक है, यानी जो आपका छोटा सा बालक है, ठीक है, उसका अगर मन होगा तो शीघ्रता से सीखेगा, अगर उसका मन नहीं होगा, उसके अगर प्रतिकूल है, उसके मेंटेलिटी के जस्ट अपोजिट है, तो उसको सीखने में बाधाएं आएगी, तो उसको सीखने के लिए एक अच्छा रेट से नहीं सीखेगा। ठीक है, पर दूसरा क्या आपका मल्टी रिस्पॉन्स, मल्टी रिस्पॉन्स आप यहाँ से ध्यान से देखो क्या चीज मेंशन कर रहा है। मल्टी रिस्पॉन्स में क्या आपका, कि सपोज करो आपके सामने बहुत सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आपके सामने बहुत प्रॉब्लम आती है, आप प्रॉब्लम से घिरे हुए हो। ठीक है, तो कुछ उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ आप एक्टिविटी करोगे, जो कुछ एक्टिविटी आपके प्रॉब्लम को दूर करेगी, कुछ एक्टिविटी आपको प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं कर पाएगी, यानी कि आप एक से अधिक वहां पे क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो। आपके सामने प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक से ज्यादा एक्टिविटी वहां पे आप कर रहे हो। जो एक्टिविटी आपके लिए उस प्रॉब्लम को दूर कर रहा है वो तो बेस्ट आपके लिए, पर जो एक्टिविटी, जो रिस्पॉन्स उस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर रहा, तो एक तरह से वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया आपका इस नियम के अनुसार, जब कोई आप नया चीज सीखते हो तो हम उसके विभिन्न रिस्पॉन्स करते हैं। हम कोई चीज नया सीखते हैं तो हम उसके लिए एक से ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ रिस्पॉन्स क्या करता है, आपके टारगेट को प्राप्त करने में हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, या कुछ ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जो आपके हेल्प करने के लिए आपके हेल्प करने के लिए नहीं होते, आप उसको क्या करते हो, एक तरह से जल्दी भूल जाते हो। ठीक है, पर जो रिस्पॉन्स आपके लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं, और आपके अपने टारगेट को प्राप्त करने में आपको सहायता करते हैं, आप वो चीजों को सीखते हो। यानी कि देखो आपके सामने कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है, तो जो चीज आप एफर्ट कर रहे हो, जिस एफर्ट से आपको लाभ हुआ, आप वो चीज को सीख गए, जिस रिस्पॉन्स से आपको नुकसान हुआ, आपने चीजों को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आपका मल्टी रिस्पॉन्स नियम है। और थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, यानी कि आंशिक क्रिया के नियम में क्या करते हैं हम, इसमें क्या होता है कि थॉर्डॉग ने क्या कहा यहाँ पे, हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको, तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका, यहाँ पे देखो आप क्या बोलते हैं इसको, हम लॉ ऑफ पार्टिकल एक्टिविटी, यानी कि आंशिक क्रिया का नियम। हम इसमें क्या करते हैं, बच्चों को बहुत सी चीज पता होती है, तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको ब्रेक कर करके सिखाते हैं। क्या करते हैं, हम उनको ब्रेक कर करके सिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें आंशिक क्रिया में आपका यही चीज है, हम चीजों को क्या करते हैं, ब्रेक कर करके सिखाते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने आ रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। हम इसमें ये मानना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने आप एक पूरी किताब, जैसे आप पढ़ते हो, आपके सामने अगर पूरी किताब रख जाए, इतनी मोटी किताब रख दिया, तो आप कहीं नहीं उसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पर हाँ, पर आप उसको एक डिवाइड करोगे, छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड कर करके पढ़ोगे, तो आपके लिए यूजफुल होगा। तो आपका डिस्पोजिशन का नियम या फिर आंशिक क्रिया का नियम यही कहता है कि आप चीजों को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करो। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद आप अगर उससे सीखोगे, आपके सामने एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम के छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लिया, फिर उसको आपने एनालिसिस किया, तो आप पूरे प्रॉब्लम को आसानी से एक तरह से सुलझा सकते हो, उसको दूर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया, आपके आंशिक क्रिया का नियम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट वाला जो था आपका, कौन सा था आपका, एनालॉजी, या फिर बोलते हैं एसिमुलेशन का नियम। ठीक है, जिसमें बोलते हैं आत्मसात का नियम भी बोलते हैं हम इसको, और अनुरूपता का नियम बोलते हैं, समानता का नियम भी हम इसको इसे ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है, कोई नई प्रॉब्लम आती है, तो अपने पूर्व में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या मेंशन है, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा हूँ कि जब व्यक्ति के सामने कोई प्रॉब्लम आती है,
तो अपने पूरे एक्सपीरियंस और अपने एफर्ट के माध्यम से उस प्रॉब्लम को तुरंत क्या करता है, दूर कर देता है। ठीक है, जैसे कि मानो आप टीचर हो, तो क्लास में 40 बच्चे हैं, एक बच्चे को एक क्वेश्चन में डाउट हुआ, वो सर के पास गया, सर से पूछा सर ये डाउट है, तो सर ने क्या किया, उसको डाउट को क्लियर कर दिया। अगर सेम प्रॉब्लम एक दूसरा बच्चा टीचर के पास ले जाएगा तो सर को तो पता चल जाएगा कि सेम प्रॉब्लम हुई है, जो उस बच्चे को समझ में नहीं आया ये प्रॉब्लम भी इसको समझ में नहीं आया, उन्हें ये आइडिया लग जाएगा कि जो प्रॉब्लम उसके साथ थी ये प्रॉब्लम भी इसी के साथ है, तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका एनालॉजी का नियम भी बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं एसोसिएशन का नियम। ठीक है, हम बोलते हैं इसको एसिमिलेशन या फिर आत्मसाज का नियम कहते हैं इसको। ठीक है, अब अगला यहाँ पे क्या आपका अगला कौन सा हमारा एसोसिएशन का नियम, वो तो आपको पता ही है। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक चीजों को दूसरे नियम से जोड़ के देखते हैं। हम इसे बोलते हैं सहचारी के नियम से भी जानते हैं। जो हमारा एसोसिएशन का नियम है, हम इसको सहचारी का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक तरह से चीजों को दूसरी चीज से रिलेट कर करके समझते हैं। क्या करते हैं, हम इस चीजों को दूसरी चीज से रिलेट कर करके समझते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देखो, इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसके कारण की क्षमता व्यक्ति में होती है, उसको एक उद्दीपन के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। इसमें क्या होता है, एक क्रिया का स्वरूप नहीं होता, बल्कि परिस्थिति में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो आपको वही बात है, आपके एक तरह से एक चीजों को, जैसे आपकी एक प्रेजेंटेशन देते हो आप, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करोगे और लोगों को समझाओगे, अपने फ्रेंड्स को समझाओगे, जिससे क्या होगा, वो चीजों को बारीकी से समझ। तो यहाँ में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा ये मेंटेलिटी था, यहाँ पे इसमें हमने क्या समझा कि आपके सामने, ठीक है, आपके सामने क्या है, आपका जो पढ़ने का रेट है अलग अलग। अभी आप तेज से पढ़े रहो, फिर आपने स्पीड अपनी कम कर दी, क्यों, आपके अकॉर्डिंग नहीं था। ठीक है, आपके अगर बिहेवियर के अकॉर्डिंग है तो आप चीजों को ज्यादा एफर्ट से लर्निंग, आपके जो रेट होगा तेज होगा। अगर आपका आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसमें दिलचस्पी कम लगाओगे, तो आपको जो सीखने का तरीका है कम हो जाएगा। अब मल्टी रिस्पॉन्स में क्या है, आपके सामने बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको कुछ नया चीज सिखाया जा रहा है। ठीक है, आपको कुछ नया चीज सिखाया जा रहा है, तो आप नया चीज को सीखने के लिए जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, कुछ रिस्पॉन्स आपको सिखा रही है, कुछ रिस्पॉन्स आपको सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जो रिस्पॉन्स आपको सीखने में यूजफुल है तो आप उस चीजों को याद रखोगे, जो रिस्पॉन्स आपको सीखने के लिए यूजफुल नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, ड्रॉप कर दोगे। तो ये आपका कौन सा है, मल्टी रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पे क्या, पार्टिकल एक्टिविटी, इसमें क्या है कि आपके सामने कोई बड़ा सा चीज रख दी जाए समझने के लिए, तो आप उसको समझ में नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या, आप उस चीजों को ब्रेक कर दो, छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दो, जिससे अगर उसको समझाया जाएगा ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट में, तो आप उस चीज को आसानी से समझ सकते हो। क्लियर है, तो आपके किस में आता है, पार्टिकल एक्टिविटी में। अब यहाँ पे क्या, आपका एनालॉजी जिसे बोलते हैं समानता का नियम, या फिर इसका दूसरा नाम क्या आपका एसिमिलेशन का नियम, यानी कि आत्मसाज का नियम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में पहले भी आ चुकी है, तो इस प्रॉब्लम को आप पिछले प्रॉब्लम के साथ एक तरह से कंपेयर करके आप समझ जाओगे कि ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में पहले आ चुकी है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से उस प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक समानता है आज की प्रॉब्लम में और पहले की प्रॉब्लम में, मेन समानता है, आप इसके कंपेयर करके उसका यूज कर लोगे। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मैंने आपको अभी बताया, क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर दो बच्चों का डाउट एक ही है, अगर एक बच्चे को टीचर ने समझा दिया, दूसरा ट्रेनिंग वही पूछने गया, तो सर को ये पता चल जाएगा कि सेम प्रॉब्लम है, ये दोनों में सेम प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम को पहचान जाएंगे और उसका सोल्यूशन दे देंगे। और पांचवा क्या है, आपका एसोसिएशन का नियम, यानी कि सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि ये प्रिंसिपल हम कहाँ यूज करते हैं, तो हम ये करते हैं, ये हमारा जो लॉ है, ये हमारा जो नियम है, हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं कहाँ पे, हम इसको यूज करते हैं प्रेजेंटेशन में। ये हमारा किसमें था, प्रिपरेशन, ये हमारा एप्लीकेशन, ये हमारा टेस्ट, ये किसमें हमारा एप्लीकेशन। हम यहाँ पे चीजों को रिलेट करते हैं, एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करते हैं, और रिलेट करने के बाद हम चीजों को समझते हैं। क्लियर है यहाँ तक प्रॉब्लम? चलो, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। बाकी देखते हैं कि जो अगला लेक्चर है उसमें उसमें आपको बताया जाएगा स्किल क्या होता है। ठीक है, आपको उसमें बताया जाएगा नॉलेज क्या होता है, आपको बताया जाएगा एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो आपके लिए दो क्वेश्चन में पूछ के जा रहा हूँ कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट कौन थे, और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसने दिया था, चाहे कौन है ये। ठीक है, तो अब किनके साइंटिस्ट के नाम बताने हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख देना। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूले आप। ठीक है,
ये तो ऐसे ही जो चिड़िया उड़ रही है ना आपके सामने आ जाएगी। पर मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ये जो चीज है आपका, ठीक है, आप इसको अपने दिमाग में सेट कर लो। पेपर में पूछा जाता है, सबसे पहले पूछा ये जाता है कि लर्निंग का नियम किसने दिया, तो किसने दिया, आपका ईएल थॉर्डैक ने दिया। उन्होंने क्या किया, इस नियम को दो भाग में डिवाइड किया। एक का नाम दिया उन्होंने प्राइमरी नियम, दूसरे का नाम दिया सेकेंडरी या फिर सहायक नियम। प्राइमरी में कौन थे आपके, रेडियंस का नियम, एक्सरसाइज का नियम, इफेक्ट का नियम। इफेक्ट के दो तीन नाम और है, लाइक डिसलाइक, ठीक है। दूसरा नाम क्या आपका, सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन नियम, प्लेजर और पेन का नियम। इसका दो नाम है आपका, न्यूनेस या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, यूज एंड डिसयूज का नियम, ठीक है। और इसके आपके पांच उन्होंने कौन से दिए, सहायक दिए, यानी कि एक तरह से सेकेंडरी नियम दिए। पहला आपका मेंटेलिटी, दूसरा आपका मल्टीपर्पज, तीसरा आपका पार्टिकल, तीसरा चौथा आपका एनालॉजी, और पांचवा आपका एसोसिएशन। ये आपका प्रिपरेशन, ये आपका एप्लीकेशन में यूज होगा, ये आपका टेस्ट में यूज होता है, और ये आपका प्रेजेंटेशन में। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हो। अगर आपको सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, ठीक है, और इसको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर किसी को प्रॉब्लम भी है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दे, ठीक है। और बाकी जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।